Hello everyone, how are you? I am Master Suyog Jaiswal from MSc first year and I am studying in Rashtra Sant Tukadoji Maharaj Nagpur University campus. So today we are going to study the topic known as linear vegetal potential. इसके अंदर देखो हमें क्या सीखना है. सबसे पहले तो linear vegetal potential कब अराइज होता है, ठीक है, इसकी क्या कंडीशन होती है. और इसके पहले मैं सजेस्ट करूँगा कि आपको कुछ टर्म्स समझ लेनी होगी, जैसे कि रिटार्डेड स्केलर एंड वेक्टर पोटेंशियल, या फिर सिर्फ पहले स्केलर एंड वेक्टर पोटेंशियल आपका समझ के होना चाहिए. उसके बाद में रिटार्डेड स्केलर एंड वेक्टर पोटेंशियल समझ कर होना चाहिए. देन यू कैन कम टू दिस टॉपिक दैट इज लिनियर वेजेस पोटेंशियल. अब व्हाट हैपेंस इन दिस इज कि व्हेन यू आर टेकिंग द नॉर्मल एक्सप्रेशन, ओके, व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट जस्ट द retarded scalar and vector potentials in a uniform charge distribution, okay, but this uniform charge distribution is in a space, okay. You are not considering a single point, but you are considering the charge in a space, okay, throughout the space in a given trajectory. So in that case you are going to use a simple retarded scalar and vector potentials, right? But if you are limiting your uniform charge distribution to a point, okay, सिर्फ एक पॉइंट पर आप एक चार्ज की स्टडी कर रहे हो, ठीक है, एक पॉइंट पर ही आप एक चार्ज ले रहे हो, तब उस केस में क्या होता है, आपको एक अलग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पोटेंशियल के बारे में पता चलता है. दैट इज नथिंग बट दिस लिनियर वेजेस पोटेंशियल, ओके. ना अब लीनियर वेजेस पोटेंशियल ये क्या होता है, ये सिंपली क्या है, स्केलर और वेक्टर पोटेंशियल है, पर ये किसकी वजह से प्रोड्यूस हो रहा है, मूविंग चार्ज, एक मूविंग चार्ज Q, एक पॉइंट चार्ज Q है जो मूव कर रहा है, उसकी वजह से ये पोटेंशियल अराइज हो रहा है, ओके. सो यू आर गोइंग टू लर्न अबाउट दिस इन दिस लेक्चर, ओके. तो इसके लिए एक्सप्रेशन क्या होता है, देखो हम जब स्टार्ट करते हैं इसका डेरिवेशन, तो डेरिवेशन मेन स्टार्ट होना है यहाँ से, ठीक है. तो रिटार्डेड स्केलर और वेक्टर पोटेंशियल के लिए जो एक्सप्रेशन था वो हमने इस वाले में देखा था, मतलब रिटार्डेड स्केलर एंड वेक्टर पोटेंशियल इस टॉपिक में हमने देखा था, ठीक है. तो मैं इस वीडियो के नीचे में ही डिस्क्रिप्शन में लिंक देने वाला हूँ, ठीक है, जिसके अंदर से आप ये जो दोनों टॉपिक्स हैं इनको स्टडी कर सकते हो, स्केलर एंड वेक्टर पोटेंशियल. रिटार्डेड स्केलर एंड वेक्टर पोटेंशियल के नोट्स, मतलब ये जो नोट्स दूंगा ना साथ में, उसी के पहले मैं स्टार्टिंग में पहले रिटार्डेड स्केलर एंड वेक्टर पोटेंशियल के नोट्स दूंगा, क्योंकि इसके बिना तो आपको ये समझने से रहा कि भाई ये जो दो टर्म्स हमने यहाँ पे लाई है, जो एक्सप्रेशंस लाए हैं, वो कैसे है, ठीक. सो इफ यू आर गोइंग टू नोट दीज टू एक्सप्रेशंस डाउन हियर, दैट इज इक्वेशन 1 and 2, which is showing the scalar potential retarded one and similarly the retarded vector potential, ठीक है. So the scalar retarded potential is given as phi, which is a function of r and t, ठीक है. तो अब यहाँ पे पहले मैं आपको ये एक कंडीशन एक्सप्लेन कर देता हूँ कि हम क्या कंसिडरेशन कर रहे हैं, ठीक है. सो हम कंसिडर कर रहे हैं कि हमारे पास में भाई ये कंडक्टर है, समझो इस तरह का, ठीक है, एक वायर है कह सकते हो, और उस पर एक चार्ज है Q, इस पूरे पाथ पर एक चार्ज Q यहाँ पर, ठीक है. अब ये चार्ज जिस पॉइंट पे है उस पॉइंट को हमने बोला P पॉइंट, ठीक. ये चार्ज इस पॉइंट P से लेकर इस पॉइंट Q तक मूव करके जाएगा, ठीक. ये एक चीज समझे, P से Q तक मूव किया, फिर यहाँ पर एक फील्ड पॉइंट F कंसिडर कर लिया हमने, ठीक है. इस फील्ड पॉइंट F पे क्या इफेक्ट हो रहा है, तो इस फील्ड पॉइंट को नाम दिया F. अब क्या कर रहे हैं, इस ओरिजिन O से इस पॉइंट P तक का जो डिस्टेंस है दैट इज R डैश हमने कंसिडर किया. इस ओरिजिन से F तक का डिस्टेंस जो है R, ठीक है. R मीन्स उसका पोटेंशियल, सॉरी ये है पोजीशन वेक्टर है उसका, ठीक है. O से लेकर F तक का पोजीशन वेक्टर R है, O से लेकर P तक का R डैश, मतलब R डैश है, ठीक है. और उसी तरह से यहाँ पर P से लेकर F तक का हमने एक और वेक्टर लिया है, पोजीशन वेक्टर, दैट इज कैपिटल R, ठीक. नाउ अगर ये R है, दिस इज R एंड दिस इज R डैश, तो यहाँ पर हमने ये जो R तीसरी साइड है, तो ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का यूज करके इस R कैपिटल R को हम लिख सकते हैं R माइनस R डैश, राइट. और ये जो एक साइड हम ले रहे हैं, देखो यहाँ से इस पॉइंट P से लेकर इस पॉइंट Q तक, P से Q तक मूव कर रहा था, इसको भी ज्वाइन किया हमने, ठीक है. तो हमने अगर ऐसा बोला कि भाई v वेलोसिटी से अगर हमारा पार्टिकल मूव कर रहा है और
टाइम डी टी में मूव किया तो उसका डिस्टेंस कितना हो जाएगा, स्पीड इनटू इट्स टाइम, राइट। ओके, सो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, P से लेकर Q तक, तो दोनों को मल्टीप्लाई किया V इंटू डी टी, तो ये अपना डिस्टेंस हो गया भाई, ठीक है, P से लेकर Q तक का। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। अब फिर से यहाँ पर अगर ये R है, ये V प्लस V डी टी है, ठीक है, फिर इसको मैं डी आर बोल देता हूँ, तो ये जो तीसरी साइड है वो क्या हो जाएगी, R प्लस डी आर, करेक्ट, R प्लस डी आर हो जाएगी, राइट। ओके, दिस इज क्लियर नाउ। अब अपना ये डायग्राम क्लियर है अपने को क्या हो रहा है, चार्ज जो था पॉइंट P से लेके Q तक मूव किया है, क्योंकि हमने एक मूविंग चार्ज कंसीडर किया था, मूविंग चार्ज Q कंसीडर किया था, राइट। नाउ लेट्स सी दिस एक्सप्रेशन। तो इसके अंदर फाई जो स्केलर पोटेंशियल है दैट इज डिनोटेड बाय 1/4πε0 इंटीग्रेशन ऑफ, अब यहाँ पर ये रो जो है, रो इज योर वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, ठीक है, विच इज अ फंक्शन ऑफ r डैश एंड t डैश, और ये जो dv है अपना वॉल्यूम है, ठीक है, छोटा सा एक वॉल्यूम है इंटीग्रेशन वाला, ठीक है। इंटीग्रेशन के साथ में अपन यहाँ पे v के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं इसलिए, ओके ना, v डैश के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो यहाँ पे v डैश लिया था, ठीक। और अभी के लिए यहाँ नहीं लिख रहा हूँ, सिर्फ इंटीग्रेशन करने देते हैं, डिवाइडेड बाय r, ठीक। अब उसके बाद में वेक्टर पोटेंशियल को आप कुछ इस तरह से डिनोट करोगे कि वेक्टर पोटेंशियल A विच इज अ फंक्शन ऑफ r एंड t इज गिवन एज म्यू 0 अपॉन 4 इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ पे J जो है आपका करंट डेंसिटी है, ठीक है, करंट डेंसिटी है। सो दिस इज ऑल्सो फंक्शन ऑफ r डैश एंड t डैश, फिर से इंटीग्रेशन के लिए dv डैश लगाए यहाँ पे हमने, और डिवाइडेड बाय r। तो ये दो एक्सप्रेशंस आपको याद रखना है, और यहाँ पर r जैसे कि हमने बताया दैट इज r माइनस r डैश, ठीक है, r माइनस r डैश है, और ये जो t डैश एक ले रहे हैं हम, ठीक है। अब यहाँ पर देखो मेन चीज़ क्या है, हम ये जो पूरा लीनियर डिफरेंशियल पोटेंशियल है इसको हम लॉरेंट्ज गेज कंडीशन के अंडर स्टडी करते हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पर बात कर रहे हैं रिटार्डेड पोटेंशियल की, ठीक है, तो रिटार्डेड स्केलर और वेक्टर पोटेंशियल, तो ये जो दोनों है स्केलर एंड वेक्टर पोटेंशियल कब आते हैं, कब अराइज करते हैं, जब हम बात करते हैं टाइम वेरिंग करंट की बात, है ना। टाइम वेरिंग करंट की वजह से क्या होता है कि यहाँ पर हमारे पास में रिटार्डेशन देखने को मिलता है। रिटार्डेशन बोले तो क्या होता है एक्चुअल में, यहाँ पे टाइम डिफरेंस आपको देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। तो जैसे हमने रिलेटिविटी में सीखा था ना कि टाइम डिफरेंस होता है, मतलब एक पॉइंट पे और दूसरे पॉइंट पे अगर आप देखो कहीं पे टाइम मेजर करो तो टाइम का जो फ्लो है वो अलग अलग होता है, राइट। तो इस साइड भी आपको उस तरह का ही एक फिनोमेना देखने के लिए मिलेगा जहाँ पे आपका टाइम अलग चल रहा है, ठीक है, दो जगहों पर टाइम अलग अलग चल रहा है। तो जो टी डैश टाइम है हमारा, जिसको हम रिटार्डेड टाइम कह रहे हैं, ठीक है, दैट इज इक्वल टू योर नॉर्मल टाइम टी माइनस आर अपॉन सी, ठीक है। आर अपना क्या है, डिस्टेंस है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड इज टाइम, और यहाँ पे हम सी ले रहे मीन स्पीड ऑफ लाइट, ओके। एंड वी नो दैट जब आपकी या फिर किसी भी बॉडी की स्पीड लाइट के कंपैरिजन, लाइट की स्पीड के कंपैरिजन में होती है तब आपको टाइम डायलेशन देखने को मिलता है, राइट। सो उसी तरह से यहाँ पे रिटार्डेशन हो रहा है टाइम में, ओके। तो ये दो टर्म्स क्लियर है। नाउ लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट स्टेप। इसके अंदर क्या है, हम क्या कर रहे हैं, हमें इस इंटीग्रल की वैल्यू निकालनी है। क्वेश्चन 1 और 2 की जो इंटीग्रल है इसकी वैल्यू निकालनी है, तो हम डायरेक्टली तो निकाल नहीं सकते, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन के एक प्रॉपर्टी का यूज करेंगे, दैट इज कि अगर माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक के आपका इंटीग्रेशन है, ठीक है, दिस डेल एक्स डी एक्स इक्वल्स टू 1 होता है। कब होता है ये जो फंक्शन है, इसका वैल्यू 1 कब होता है, दैट इज व्हेन एक्स इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर हम इसे कुछ इसी तरह से अरेंज करेंगे, ठीक है। तो 1/4πε0 देखो हम यहाँ पे सेम है। अब यहाँ पे आपका जो रो है, ठीक है, चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी वैसे ही रखी हमने, ठीक है। अब यहाँ पे एक और इंटीग्रेशन इसलिए लगाया क्योंकि देखो इंटीग्रेशन लगा के यहाँ पे डी डैश और यहाँ पे डी टी, एक माइनस इन्फिनिटी वाले के लिए डी टी लगा दिया, ठीक है, डी टी डैश लगा दिया, ओके। अब यहाँ पे हमने फिर से वो डेल्टा वाला फंक्शन बीच में लाया। अब x की जगह हम क्या करें, यहाँ पर जो फंक्शन था x के रिस्पेक्ट में था, हम यहाँ पे फंक्शन इस रिटार्डेड टाइम के रिस्पेक्ट में ले रहे हैं, राइट। टी डैश की जगह हम यहाँ पे देखो टी डैश की वैल्यू यहाँ डाल रहे हैं, करेक्ट। तो टी डैश इक्वल टू टी, अब आपका जो नॉर्मल टाइम टी था माइनस ये वाला टी माइनस आर बाई सी वाला, ठीक है। यहाँ पे टी डैश आएगा, टी डैश माइनस टी माइनस आर सी, ठीक है, आर अपॉन सी। अब जो आर अपॉन सी है ये ब्रैकेट है, ठीक है, ओके। अब यहाँ पर इंटीग्रेशन एक और लगाया था, वॉल्यूम वाले के लिए डी वी डैश और इस वाले के लिए डी टी डैश, ठीक है।
तो इक्वेशन 3 से हमने इसको ऐसे लिखा है। सिमिलरली इक्वेशन 2 को भी हम क्या करेंगे, इक्वेशन 2 को भी इसी तरह से लिखेंगे। अब यहाँ पर जैसे अपना करंट डेंसिटी था, तो करंट डेंसिटी की टर्म लिखी, देन अगेन फिर से डेल्टा वाली और फिर टाइम वाली टर्म डाली बीच में, अगेन डीवी डैश तो था ही वहाँ पे, डी टी डैश वहाँ पे एक और बार लगा दिया। ठीक है, सो ये अपनी नई इक्वेशन बनकर आ गई आपके सामने। अब आपको क्या करना है, वॉल्यूम और डेंसिटी आपको पता है क्या होता है, चार्ज अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, यूनिट वॉल्यूम में कितना चार्ज है, राइट। तो डी क्यू अपॉन डी वी डैश, यहाँ पे डी वी डैश हमने वॉल्यूम लिया है। अब इसको यहाँ इस टर्म को यहाँ शिफ्ट कर दो तो भाई आपका ये हो जाएगा रो डी वी डैश इक्वल टू डी क्यू। ठीक, अगर मैं कंसिडर करूँ कि अपना जो एलिमेंट है एक सिलेंड्रिकल एलिमेंट है, ठीक है, तो डी एल उसकी लेंथ है, ए उसका एरिया है। तो इन दिस वे आप क्या कर सकते हो, इस इक्वेशन को यहाँ लिख सकते हो। ठीक है, तो ये तो सिर्फ रेफरेंस के लिए बनाया था कि भाई अगर लेंथ इतनी है, एरिया इतना है, ठीक, तो यहाँ पर उसका यूज़ करने वाले हैं वॉल्यूम के लिए। तो एक चीज़ आपको क्लियर बताता हूँ। ठीक है, इतना समझा कि जो डेंसिटी है, चार्ज डेंसिटी दैट इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी वी डैश। तो बस इस टर्म को यहाँ पे शिफ्ट किया, सो यू आर गेटिंग द वैल्यू ऑफ डी क्यू। ओके, नाउ अब रो की वैल्यू हमने लिखी। अब रो किसका फंक्शन है, उस तरह से लिखा, रो फंक्शन है आर डैश का, डी डैश का, बस इस तरह, बस ये फंक्शन का एक वैल्यू डाला है, बाकी सब तो सेम है। ठीक, उसी तरह से अब करंट डेंसिटी की बात करते हैं। करंट डेंसिटी क्या होता है, करंट की डेंसिटी दैट इज कितना करंट है कितने एरिया में। सो आई अपॉन ए, आपका ए एरिया के लिए अपन ने ए लिया है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ वेक्टर भी लगेगा, एरिया है। ठीक है, अब इस एरिया के साथ में हमने यहाँ पे वेक्टर भी लगा लेना है क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी होता है। ठीक है, दिस करंट डेंसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो यहाँ पे हमने एन कैप लगाया, एक यूनिट वेक्टर। अब यहाँ पर देखो ये जो डीवी डैश वाला टर्म था, तो ये वॉल्यूम टर्म है ना। सो व्हाट इज द मतलब फॉर्मूला फॉर वॉल्यूम, क्या कर सकते हैं, सिंपली आप एरिया इनटू लेंथ। तो अगर सिलेंड्रिकल एलिमेंट है आपके पास में तो उसका एरिया इनटू उसका लेंथ छोटा सा डीएल। ठीक, अब यहाँ से ये एरिया और एरिया वाला फैक्टर कट जाएगा, तो बाकी ऐसे का ऐसे। ठीक है, अब ये जो करंट है, इस करंट को मैं क्या लिख सकता हूँ, दैट इज चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया डी क्यू बाई डी टी, करंट की जगह आई की जगह, फिर बाकी सारी टर्म सेम है। ठीक है, फिर डी क्यू को नहीं रखा, इस डी टी को यहाँ शिफ्ट किया, ये हो गया डी एल अपॉन डी टी। अब लेंथ अपॉन टाइम। ठीक है, अब या फिर डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम इज व्हाट, दैट इज वेलोसिटी और स्पीड। ठीक, तो यहाँ पर आपका ये फॉर्मूला कुछ इस तरह से बन के निकल के आ गया कि दिस करंट डेंसिटी इज इक्वल टू दैट। ठीक है, डी क्यू इंटू वेलोसिटी। ठीक है, चार्ज इंटू वेलोसिटी। नाउ अब इन दोनों को, इन 6th और 7th इक्वेशन को हम 4th और 5th इक्वेशन में डाल देंगे। ठीक है, तो उसको पुटअप करने के बाद में आपके पास में ये कुछ वैल्यू आएगा। कैसे आएगा देखो, अब रो इंटू डी वी। ठीक है, और यहाँ पे देखो रो इंटू डी वी का वैल्यू क्या है, रो इंटू ये डी वी डैश, इसका वैल्यू हमने डायरेक्ट यहाँ पे डी क्यू लिख दिया, बाकी सब कुछ सेम है। ठीक है, ओके, गॉट इट। फिर वेक्टर पोटेंशियल में क्या चेंज आएगा, यहाँ पर फिर से देखो आपके पास में जे का वैल्यू क्या है, डी क्यू इंटू वी। यहाँ पे देखो वी इंटू डी क्यू लिखा, बाकी सब कुछ सेम। ठीक है, यहाँ तक की बात समझी। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट सेक्शन में जिसके अंदर हम आगे की स्टेप्स को देखेंगे। ठीक है, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्टेप। इन दिस स्टेप व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज वी आर जस्ट टेकिंग द इंटीग्रेशन ऑफ दिस स्मॉल चार्ज एलिमेंट डी क्यू। Okay, so the integration will be equal to integration of dq is equals to q. This is obvious because you are going to integrate all the charges and you will be getting the final charge q, right? Now using this equation 10 in equation 9 that we have derived already, you will be getting this equation, that is the scalar potential is equals to q upon 4 pi epsilon naught. You are just going to replace that integration of dq with that. Okay, so here will be that q will come here, okay, and the rest of the term will be same. Similarly, in this you can write it, this scalar potential like this. Now, as you can see in these two equations, there are two integrals on the right hand side of the equation, right? So this integral and this integral. So it can be solved by taking this time t dash. Okay, you are going to take this whole time term as a new time. Okay, not this only t dash, but this whole term t dash minus t minus r upon c. You are going to take a new term that will be known as t1. Okay, so this whole term is equal to t1. Now what you are going to do is you are going to differentiate this whole term with respect to t dash, and this will be the differentiation that you will be getting. How you are going to differentiate this?
when you are differentiating with respect to t dash, okay, so differentiation of t dash with respect to t dash 1, okay, then dt by dt dash is 0. So here we have written 0, and the differentiation of r upon c is 1 upon c will be like constant, and it will be dr upon dt dash. Okay, so you will be getting equation number 14 like this. Now you know that if you are having any vector like this, okay, if you are writing r square, you can write this r square in the vector form like this, vector r dot vector r. Okay, now if you are going to differentiate this also with respect to time t dash, you will be getting this term, that is 2r, okay, 2r then dr by dt dash. Similarly for this one, you are going to use u into v rule. Okay, so these two terms are same, so you can write it twice of this. Okay, so this term and now the twice of this term. Okay, twice r into dr by dt dash. Okay, I hope this is clear. Now what you are going to do is this 2 and 2 will get cancelled out. Okay, and rest of the terms will be same. Okay, now this r will just go this side, so it will be in division, and you will be getting equation number 15. Now by using that figure that I had drawn already here, I have rubbed it actually, so I erased it, so it is not possible to show it again. So you may go back in the video and you can look at that figure that I have drawn, and from that figure you can use law of vector addition, the triangle law of vector addition, to get this expression. Okay, now you know that if you are going to shift this r to that side, okay, by using this expression, okay, so you will be left with dr plus v dt. Okay, if you are going to solve this r and r is going to cancel out each other, and you will be left with this equation. So this dr value will be minus v dt dash. You are going to shift this to that side. You can do either, you can shift it to left side or this one. Okay, v dt or dr, any one of those you can shift there, and you will be getting this equation. Now you need the value of dr by dt dash, so just shift it here, and this will be your equation 16. Now by using this equation 16 and in equation 15, okay, so you are going to use this equation into this one. You are getting this dr by dt term, so it will be replaced by minus v. So all that terms are same. Okay, here you can see dr by dt dash is same, r vector r upon r is same. Okay, just this one, this term has been changed. Okay, so in this whole term only this small term has been interchanged with minus v. So this is your new equation 17. So we are just moving towards the end of our video. So in this using this equation 17 in equation number 14, okay, so this is our equation number 14. So dr by dt dash is equals to minus v of v r into r. So in this one you are going to replace it, so you will be getting this equation. Okay, I hope this is clear. This is your equation number 18. Okay, now if you simplify this, it will be something like this. Now using this equation 13 and 18 in equations 11 and 12, okay, in equations 11 and 12 you are going to use those equations, and you will be getting these two equations. Okay, I am not going to simplify it because the video is already very long. So now again you are going to use the property of Dirac delta function. So if the equation is in this form, okay, actually the main form of that Dirac delta equation is this, minus infinity to infinity of, if you are integrating delta x dx, it will be 1 when this x is equal to 0, right? So now our function is not x, we are taking t1 as a function this time, because we have considered this t1 equals to t dash minus t minus r upon c, right? So if the function is t1, now this t1 function will be equal to 0, because this Dirac delta function is only you can say it satisfies only when t1 is equals to 0, right? So you have taken t1 equals to 0. Now equation 19 and 20, okay, we have these two equations. If you put t1 equals to 0 over here, right? So what will be okay, the value of this whole integration equals to 1. Okay, so if you put the value of this integration equal to 1, you will be getting this, right? Okay, so this is done. Now
for this one, for this equation, again the value of this equation will be what? It will be 1, only this much. Okay, this much function, this function will be 1, right? So you will be left only with this v dash. Okay, and this r and this r will get cancelled over here. Again for this one also, this r and this r will get cancelled. Okay, so that term will not appear in your equation number 21. So I have given the same common equation number to both of them. Now, as we have considered for this Dirac delta function, the value of t1 was equal to 0, right? So we have this equation over here, t1 is equals to t dash minus t minus rc. So you are just going to replace this t1 with 0. Okay, and now you can just shift those terms over here and you will be getting the values of t dash. Okay, so t dash minus t minus rc equals to 0. From this you are going to get the value of t dash, that is equals to t minus rc. Now this t dash is nothing but your retarded time, right? Now if you put the values over in this equation of for t dash, you will be getting this these two main equations that we have derived over here, right? So these two are nothing but what? Your equations for linear Richard potential. Okay, so these are velocity dependent equations. You can clearly see there is a term of velocity in both of the equations, right? So these two equations are velocity dependent and are known as linear Richard potentials. So this was all about my topic. I hope you were able to understand the topic, and if you have any doubts, you need any notes regarding this topic, you may comment in the comment box and I will be happy to help you. Thank you for watching till the end.